हेलो फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी की अभी प्रेजेंट सिचुएशन वर्ल्ड के अंदर क्या है, या फिर इलॉन मस्क का ऐसा क्या स्टेटमेंट आया जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट काफी इफेक्ट हुआ है। तो पहले हम बात करें अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में वर्ल्ड की, तो पहले बार्टर सिस्टम फॉलो हुआ करता था, जिसमें कि अगर एक आदमी गेहूं उगाता है और वहीं दूसरा आदमी चावल उगाता है तो उन दोनों की वैल्यू को वो इक्वल करा करते थे, जिसकी वजह से व्यापार हुआ करता था। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड होने लगा। वहीं उसके बाद कॉइन्स और नोट्स इंट्रोड्यूस किए, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती थी कि मतलब एक तरीके से जो भी कंट्री है उसकी जो करेंसी होगी उसको रेगुलेट करेगी वहाँ की एक बैंक या वहाँ की कोई इंस्टीट्यूशन। जैसे इंडिया के अंदर जो करेंसी और नोट जनरेट किए जाते हैं उसकी जो अथॉरिटी होती है वो होती है आरबीआई के पास। जैसे यूएस के अंदर डॉलर है तो उसकी अथॉरिटी होती है वहाँ की सेंट्रल बैंक के पास। लेकिन जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है ये एक तरीके की डिसेंट्रलाइज करेंसी, इसको कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई एक सिंगल बैंक या वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इसको ऑपरेट करती है। तो होता क्या है, वर्ल्ड के अंदर 2007 और 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सतोशी नाकामोटो 2008 के अंदर एक पेपर पब्लिश करते हैं और उस पर लिखा होता है क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर। तो एक तरीके से जितने भी कंट्रीज थे सबने अपनी खुद की करेंसी बना रखी थी और वहां उसको ऑपरेट करते थे वहां की ही कोई बैंक। लेकिन जो सतोशी नाकामोटो थे उनके दिमाग की ये उपज थी, वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही करेंसी हो, जिससे कि मतलब उसकी जो वैल्यू हो वो बराबर हो। तो जो हमारी क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस की गई थी वो करी गई थी बिटकॉइन। जो बिटकॉइन होती है वो हमारी एक एल्गोरिथम के थ्रू माइन करी जाती है, जिसमें कि आपकी मतलब ट्रेड के लिए यूज होती है वो। और उसमें होता क्या है कि मतलब बहुत सारी लंबी लंबी एल्गोरिथम होती हैं और मतलब जितनी भी कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स की जितनी भी एल्गोरिथम होती हैं, लाखों करोड़ों एल्गोरिथम से बन के एक बिटकॉइन माइन किया जाता है। और इन सबको स्टोर कहाँ किया जाता है? इन सबको स्टोर किया जाता है डिजिटल वॉलेट्स के अंदर। तो जो बिटकॉइन होता है उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो होती हैं पब्लिक खाते के अंदर, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। जो रिकॉर्ड होता है ये पूरा एक तरीके का ये ओपन सोर्स होता है, जिसमें कि आपको कुछ डिटेल मिलती हैं। जो बायर है और जो सेलर है इसकी जितनी भी डिटेल है वो रिवील नहीं करी जाती हैं इसमें। तो जिस टेक्नोलॉजी पे हमारा बिटकॉइन वर्क करता है उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक तरीके से आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी को बिटकॉइन भेजता हूं और जो बिटकॉइन जिसको मुझे भेजना है उसके बीच में अगर कोई और इसको ऑपरेट करता है तो इसकी वैल्यू तभी जीरो हो जाती है। तो एक तरीके से ये जो होता है ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। अब मेजर बात आती है कि बिटकॉइन की वैल्यू लास्ट के कुछ सालों में इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है। पहला रीजन आता है अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू ऑलरेडी बढ़ ही जाती है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम कभी भी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बाद जो हमारी पासबुक होती है बैंक की उसके अंदर वो रिकॉर्ड रहता है। तो मतलब एक तरीके से आरबीआई को हर चीज की रिपोर्ट रहती है। लेकिन आप जब भी कभी बिटकॉइन परचेज करते हैं और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते वक्त आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज की जानकारी किसी को भी नहीं रहती, क्योंकि ये एक तरीके की डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। तो हम बात करते हैं कि बिटकॉइन के ऐसे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं या फिर क्या है जिसकी वजह से पब्लिक इसे इतना क्रिटिसाइज करती है। पहला पॉइंट बनता है हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस का, कि मतलब जो हमारा गोल्ड होता है वो हम उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको एग्जिस्ट करता है। तो एक तरीके से पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। लेकिन जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है उसमें ये होता है कि हम उसको टच नहीं कर सकते, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो डिजिटल वॉलेट्स के अंदर होता है। तो वो एक तरीके की डिजिटल करेंसी है, इसीलिए जो पब्लिक है वो उसको इतना क्रिटिसाइज करा करती थी पहले। और जो हमारा दूसरा पॉइंट बनता है वो बनता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसपे ये बेस होता है। उसमें जो ट्रांजैक्शन टाइम लगता है बिटकॉइन के अंदर वो लगभग 10 मिनट लगता है। तो इसलिए जो डेली यूज के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट बनता है हमारा जो बैंक्स हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी है या रेमिटेंस कंपनी है, वो इस सब चीजों के खिलाफ क्यों है या फिर आरबीआई इस चीज के खिलाफ क्यों रहती है। तो होता क्या, जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो बैंक्स हैं या फिर जितने भी हमारी क्रेडिट कार्ड कंपनी है, रेमिटेंस कंपनी है, उनका जो बिजनेस मॉडल है क्रिप्टो करेंसी की वजह से काफी इफेक्ट होता है। कोविड की सिचुएशन के चलते हुए कुछ बैंक ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पे आ चुके हैं, वहीं जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है वो लगभग 120% बढ़ा है। तीसरा पॉइंट बनता है हमारा कि 2018 अप्रैल के अंदर आरबीआई ने जितने भी बैंकिंग सिस्टम थे जो क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम को फॉलो करते थे उनको फ्रीज कर दिया था। मतलब एक तरीके से उनका कहना ये था कि आप इंडियन रुपीज में डील नहीं कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के साथ। तो इसके पीछे का रीजन बनता है डार्क वेब। तो डार्क वेब और डीप वेब के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो हमारी होती हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और क्रिप्टो करेंसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट है उनको काफी दिक्कत होती है इन एजेंसीज को पकड़ने के लिए। दूसरा पॉइंट बनता है हमारा हैकिंग रिलेटेड इशू। इसमें क्या हुआ था कि अभी रिसेंटली यूएस के अंदर 12 स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी, क्योंकि जितनी भी ऑयल कॉलोनियल कंपनीज हैं उसके अंदर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसमें उनका कहना यह था कि जो डिस्प्ले थे उस पर एक चीज शो हो रही थी। उनका कहना यह था कि आप हमको बिटकॉइन ट्रांसफर करिए इतना, उसके बाद ही आप अपने डिस्प्ले को एक्सेस कर पाएंगे।
तीसरा पॉइंट बनता है जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आई थी उसके बाद जितने भी फ्रॉड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे, क्योंकि लोग अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाने लग गए थे। उसके बाद उसमें जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे उसके बाद वो उस पैसे को लेके भाग जाया करते थे। तो इन सब के चलते हुए 2018 के अंदर आरबीआई ने ये पॉइंट्स रखे थे और कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर बैन कर देना चाहिए। तो होता क्या, 2018 के अंदर जितनी भी एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसी कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करती हैं और कहती हैं कि जितने भी पॉइंट्स आरबीआई ने दिए हैं वो सारे नॉर्मली भी वैलिड हैं, क्योंकि जो डार्क वेब और डीप वेब पे जो इलीगल ट्रांजैक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भी होती है, कि जैसे कि जाली नोट छापना। वहीं जो हैकिंग रिलेटेड इशू है वो बैंक्स के अंदर भी हैक हो सकता है। वहीं तीसरा पॉइंट वो देते हैं जो फ्रॉड स्कीम्स वो नॉर्मली भी चलाई जाती हैं। तो इन सब के चलते हुए जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है वो एक्सचेंज ऑफ कंपनीज के फेवर में देता है, वहीं आरबीआई इस केस को हार जाता है। तो ये काफी बड़ी बात होती है कि आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हराना। तो इसके बाद 4 मार्च 2020 को काफी ऐतिहासिक दिन होता है, जिसके बाद से क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट, बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग सब लीगल होता है इंडिया के अंदर। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऐसे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों को काफी फायदा हो सकता है। पहला पॉइंट बनता है जब हमारा 2016 का डीमोनेटाइजेशन आया था उसके अंदर 500 और 1000 के नोट की जो वैल्यू थी वो एकदम से जीरो हो गई थी, क्योंकि उसको देख के ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास, सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास पावर ज्यादा है कि वो लोग किसी भी करेंसी की वैल्यू एकदम जीरो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है हमारा फॉरेन फंड ट्रांसफर। अगर हम लोग इंडिया से लंदन किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो जो बैंक है या फिर जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसके ऊपर जो फी चार्ज करती है वो काफी एक्सपेंसिव होता है और इसमें लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। लेकिन वहीं हम बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें 10 से 12 मिनट लगते हैं और वो काफी इकोनॉमिकल भी है। तो अब हमारी बात आती है कि एलन मस्क ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है वो इतना ज्यादा इफेक्ट किया। हुआ क्या कि फरवरी 2021 के अंदर जो एलन मस्क हैं टेस्ला कंपनी के मालिक, उनकी एक स्टेटमेंट आती है। वो ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर करते हैं जिनमें उनका कहना ये होता है कि टेस्ला बाइज 1.5 बिलियन इन बिटकॉइन, प्लान्स टू एक्सेप्ट इट एज पेमेंट। टेस्ला ने 1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे हैं और फ्यूचर में वो लोग जो मोड ऑफ पेमेंट होगा जिसके थ्रू आप गाड़ी खरीद सकते हैं वो होगा बिटकॉइन। लास्ट वीक एक और ट्वीट आता है एलन मस्क का जिसमें उनका कहना यह है कि टेस्ला हैज सस्पेंडेड व्हीकल परचेजेस यूजिंग बिटकॉइन। We are concerned about rapidly increasing use of fossil fuel for Bitcoin mining and transaction, especially coal, which has the worst emission of any fuel. इस ट्वीट के जरिए एलन मस्क का कहना यह था कि जो बिटकॉइन में बात करी गई थी, आप मोड ऑफ पेमेंट आगे आने वाले टाइम में आप कार खरीद सकते हैं बिटकॉइन से, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे का रीजन ये बनता है कि बिटकॉइन की वजह से एनवायरनमेंट काफी इफेक्ट होता है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट होगा, क्योंकि जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसके लिए काफी बड़े बड़े फार्म्स लगाए जाते हैं जहां पे इनकी माइनिंग होती है। बड़े बड़े प्रोसेसर लगाए जाते हैं, कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद ही इसकी माइनिंग की जाती है। तो उसकी वजह से इसमें ज्यादा एनर्जी यूज होती है और कार्बन एमिशन भी काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को सस्पेंड कर दिया है। वहीं सबके चलते हुए एलन मस्क का ये भी कहना है कि डॉजे कॉइन, जिसमें काफी कम ट्रांजैक्शन टाइम लगता है, उसकी उन्होंने काफी तारीफ करी है और आने वाले टाइम में हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि शायद एलन मस्क अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करें। एलन मस्क की ऐसी स्टेटमेंट देने के बाद लगभग 17% जो मार्केट है बिटकॉइन का वो डाउन गया है। ये था पूरा डिटेल एनालिसिस क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर आप लोग भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी को एज अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट यूज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के अंदर पूरी तरह लीगल है। तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।